Hey guys, welcome to my YouTube channel Azological, one destination for all information. तो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 हिस्ट्री चैप्टर नंबर 3। देखिए, काफ़ी दिनों से मेरी वीडियो नहीं आई थी कुछ काम की वजह से, और काफ़ी लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कि चैप्टर नंबर 3 की भी वीडियो बनाया जाए हिस्ट्री की। तो मैं आपके लिए इसी कड़ी में, जिसमें मैंने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 पहले ही अपलोड कर दिया है, इसी सीरीज़ के साथ मैं आपको यहाँ पे चैप्टर 3 लेके आ चुका हूँ। और इस चैप्टर में जिस तरीके से हमने हर बार आपके लिए नोट्स लाते हैं और हम लेक्चर आपको बताएंगे, जो कि आपको पूरी वीडियो देखनी है ताकि आप लेक्चर के साथ इस पूरे चैप्टर को अच्छे से समझ सकें। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर आपने अभी हमारे पिछले पार्ट्स या पिछली वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो आप प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप जो है इसकी पूरी जो सीरीज़ है वो वॉच कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, पिछला जो हमारा चैप्टर था वो किंग्स फार्मर्स के बारे में था और टाउन्स के बारे में, और ये जो चैप्टर अपना है थीम 3, जिसे हम कहते हैं किनशिप, कास्ट एंड क्लास। तो ये वाला जो चैप्टर है ये भी उसी टाइम पीरियड को लेकर है, 600 BCE से लेकर 600 CE तक। लेकिन इसमें हम दूसरे पर्सपेक्टिव से, दूसरे टॉपिक के साथ यहाँ पे इस टाइम पीरियड की हिस्ट्री को समझने जा रहे हैं। तो देखिए, प्रीवियस चैप्टर में हमने देखा कि किस तरीके से इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जो चेंजेस हैं वो इस टाइम पीरियड के बीच में हमें देखने को मिले हैं, जिसने कि अर्ली सोसाइटीज़ को इन्फ्लुएंस किया है, या मैं कह सकता हूँ इन इकोनॉमिक या पॉलिटिकल चेंजेस ने हमारी जो पिछली ये अर्ली सोसाइटीज़ थी उसको कितने हद तक इन्फ्लुएंस किया है। एग्जांपल के तौर पे अगर हम देखें तो इस टाइम पीरियड के बीच में जो एग्रीकल्चर है वो बढ़ा था, यानी उसका एक्सटेंशन हुआ था फॉरेस्टेड एरिया में, यानी जंगली एरियाओं में। अब जो जंगल में जितने भी फॉरेस्ट ड्वेलर्स, यानी जो जंगल में रहने वाले लोग थे, जाहिर सी बात है जब एग्रीकल्चर वहाँ तक फैलेगा, खेती बाड़ी वहाँ तक फैलेगी तो उनके जीवन पे भी उसका प्रभाव पड़ेगा। इस तरीके से हमने देखा कि जो क्राफ्ट स्पेशलिस्ट थे वो भी एक डिस्टिंक्ट सोशल ग्रुप, यानी एक बिल्कुल अलग सोशल ग्रुप के तौर पे उभर के आए थे। तीसरी चीज़ जो हमने देखी थी पिछले चैप्टर में वो था अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, यानी जो पूरी मैं कह सकता हूँ वेल्थ है वो अनइक्वली जो है डिस्ट्रीब्यूट कर रखी थी, जिसकी वजह से सोशल डिफरेंसेस भी हमें देखने को मिले थे। तो ये तो हमने देखिए पिछली चैप्टर में इसके बारे में सारे के सारे इसके बारे में पढ़ा था। लेकिन इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस चैप्टर में हम डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि मैंने आपको शुरू की पार्ट में ही बता दिया था कि इस चैप्टर में हम कास्ट, क्लास, किनशिप और जेंडर के रोल को पढ़ने वाले हैं इन टाइम पीरियड बिटवीन 600 BCE टू 600 CE। तो देखिए फ्रेंड्स, हिस्टोरियंस ने इस पूरी कास्ट, किनशिप, क्लास, उस टाइम के पीरियड को समझने के लिए किन चीज़ों का, किन सोर्सेस का इस्तेमाल किया है। तो देखिए, सबसे पहले उन्होंने टेक्सचुअल ट्रेडिशंस का इस्तेमाल किया है, जितने भी हमें चेंजेस पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स में देखने को मिले हैं। इसमें से कई सारे जो टेक्स्ट थे वो लेट डाउन करे गए थे, जिसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस रखे गए थे हाई जो क्लास थी या हाई जो कास्ट क्लेम करते थे उन लोगों के द्वारा। बाकी जो यहाँ पे हमें वाइड रेंज ऑफ सोशल सिचुएशंस और प्रैक्टिसेस मिलती हैं, रिचुअल्स मिलते हैं, उनके एविडेंसेस मिलते हैं, जिसकी बुनियाद पे हम जो है या हिस्टोरियंस जो हैं उसको समझते हैं और उसके बारे में जो है पब्लिश करते हैं। हमें इसको लेकर कई सारे इंस्क्रिप्शन भी मिले हैं कई सोशल एक्टर्स के द्वारा, और जैसे कि मैंने आपको बताऊंगा कि इस आगे वीडियो में कि कौन कौन से वो इंस्क्रिप्शंस हैं, कौन कौन से वो नॉर्म्स हैं जो हाई क्लास या हाई कास्ट जो क्लेम करते हैं उनके द्वारा लिखे गए हैं, उनके द्वारा इम्प्लीमेंट कराए गए हैं। और महाभारत के बारे में भी हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम ओवरऑल देखें तो ये जितने भी टेक्सचुअल ट्रेडिशंस, इंस्क्रिप्शंस हैं, तो हमें ये अपने माइंड में ज़रूर रखना चाहिए कि सबसे पहले ये किसने लिखा है, ठीक है? क्योंकि देखिए, जो लिखेगा वो जाहिर सी बात है अपने फेवर में ही कुछ ना कुछ ज़रूर लिखेगा। तो किसने लिखा है, क्या लिखा है और किसके लिए लिखा है, तो ये 3 चीज़ें हमें, जब भी हम इस चीज़ों को रिकन्स्ट्रक्ट करेंगे किनशिप, कास्ट, क्लास को, तो हमें ये 3 चीज़ें माइंड में ज़रूर रखनी है। और जो चौथी चीज़ एडिशन में याद रखनी है वो ये है कि हमें ये देखना पड़ेगा कि लैंग्वेज कौन सी यूज़ की गई है ना। जैसे कि अगर हम देखें कोई पाली लैंग्वेज में है, कोई तमिल लैंग्वेज में है, कोई संस्कृत लैंग्वेज में है, ठीक है? तो इन सारे चीज़ों को भी हमें समझना ज़रूरी है। और ये भी देखना पड़ेगा कि उनको किस तरीके से यूज़ किया गया है। जो टेक्स्ट होते हैं वो हमें अलाउ करते हैं कि हम जितने भी एटीट्यूड है या प्रैक्टिसेस उस टाइम की जो चल रही थी उसको समझने के लिए। तो इसी तरीके से मैंने जैसे आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि महाभारत में इसका बहुत बड़ा रोल है कि जिसने हमें उस सोशल हिस्ट्री के बारे में बताया है। तो महाभारत है क्या? तो देखिए, महाभारत वैसे तो ज़्यादातर लोगों को पता होगा, ये एक कोलोसल एपिक है
ठीक है, जिसमें वाइड रेंज ऑफ सोशल कैटेगरीज और सिचुएशंस के बारे में इनडायरेक्टली बताया गया है। अभी फ़िलहाल में करंटली इसके 1 लाख से ज़्यादा वर्सेस पाए गए हैं, है ना। इसमें डिपिक्शंस, जैसे मैंने आपको बताया, सोशल कैटेगरी सिचुएशंस की दी गई हैं, और ये सबसे वन ऑफ द रिचेस्ट जो टेक्स्ट है पूरे सब कॉन्टिनेंट का वो माना जाता है। और ऐसा माना गया है कि लगभग 1000 साल तक के पीरियड में इसे कंपोज किया गया है, यानी अगर तकरीबन बात करें तो 500 BCE के बाद से, यानी उसके ऑनवर्ड्स। और इसमें कई सारी स्टोरीज़ हैं, इसमें जो पहले भी सर्कुलर में थी, यानी 500 BCE से पहले भी जो महाभारत है उसके कई सारे जो इसके पार्ट्स हैं वो इससे पहले भी सर्कुलेशन में थे। तो आप सबको पता है कि इसकी सेंट्रल स्टोरी क्या है। इसकी सेंट्रल स्टोरी वही है, 2 वॉरिंग कज़न्स के बीच में जो युद्ध होता है उसी को लेकर है, गद्दी को लेकर, यानी थ्रोन को लेकर। और इसी से हमें पता चलता है कि किस तरीके से जो सेक्शंस थे, यानी डिफरेंट सोशल एक्टर्स थे, वो काम करते थे, और ओकेजनली, यानी हमेशा नहीं, जो प्रिंसिपल कैरेक्टर्स होते थे वो इन नॉर्म्स को फॉलो करते हुए हमें दिखे हैं। तो अब यहाँ पे हम एक सवाल उठता है कि चाहे वो हाई क्लास के लोग हों, चाहे वो लोअर क्लास के लोग हों, वो इन सारे जो भी नॉर्म्स होते थे जो सोसाइटी में चलते थे उस ज़माने में, तो उनको लेकर वो उन पे कंप्लाइज कैसी थी, यानी वो उनको फॉलो ही क्यों करते थे। तो इसी को लेकर हम इस चैप्टर में पूरा डिस्कस करने वाले हैं, किस तरीके से फॉलो कराए जाते थे, क्यों वो नॉर्म्स फॉलो करे जाते थे, है ना। और ये सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं, तो बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है। तो आप सबसे मेरी यही गुजारिश है कि इसको लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो फ्रेंड, जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है वो यही है, द क्रिटिकल एडिशन ऑफ द महाभारत, जो कि आपको यहाँ पे भी पढ़ने को दिख रहा होगा। अगर आपको नहीं दिख रहा तो आप क्वालिटी वीडियो को ज़रूर बढ़ाएं ताकि आपको ये साफ दिखने लगे। तो देखिए फ्रेंड्स, जो सबसे मोस्ट एम्बिशियस प्रोजेक्ट माना गया स्कॉलरशिप का, जो कि 1990 में स्टार्ट हुआ था, अंडर द लीडरशिप ऑफ अ नोटेड इंडियन संस्कृतिस्ट, जिनका नाम है VS सुखठांकर, जो कि आप यहाँ पे भी जिनका नाम देख सकते हैं, VS सुखठांकर। ये आपको MCQ में भी आ सकता है, तो इसलिए इसको ज़रूर याद रखें। ये एक संस्कृत स्कॉलर थे हमारे इंडिया के। तो इनकी एक टीम हुई थी जिसमें इनको लीडर बनाया गया था। किस लिए बनाया गया था? इनको ये टास्क दिया गया था कि ये प्रिपेयर करें पूरा जो महाभारत है उसका क्रिटिकल एडिशन। इसमें क्या था? तो देखिए, इनिशियली इसमें यही था कि जितने भी संस्कृत के मैन्युस्क्रिप्ट्स मिलते हैं इस टेक्स्ट से रिलेटेड, यानी महाभारत से रिलेटेड, जो कि वैरायटी ऑफ स्क्रिप्ट में लिखे गए हैं पूरी हमारी कंट्री में, तो उन सबको कलेक्ट करना और उनको एनालाइज करना, ये एक टास्क जो है दिया गया था। अब जो पूरी टीम थी इसने एक मेथड अपनाया, वो ये था कि सारे के सारे जितने भी इससे रिलेटेड मैन्युस्क्रिप्ट मिली उन सबको कंपेयर किया, और अल्टीमेटली जो मैन्युस्क्रिप्ट के पार्ट्स एकदम कॉमन लग रहे थे, ऐसा लग रहा था सेम है, उनको एक जगह क्लासीफाई कर दिया, कैटेगराइज कर दिया, और फिर इसी तरीके से कई सारे वॉल्यूम्स बना दिए, और फिर इन्हीं वॉल्यूम्स को, जो कि लगभग 13,000 पेजेस के बने, उनको पब्लिश किया। अब इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने में कितना टाइम लग गया? तो देखिए, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि 13,000 पेजेस यहाँ पे कुल मिला के थे, तो यहाँ पे देखिए इस प्रोजेक्ट को कम से कम कंप्लीट होने में जो VS सुखठांकर के साथ उनकी जो टीम थी, उनको लगभग 47 डेज़ इसको कंप्लीट करने में लग गए थे। लेकिन यहाँ पे देखिए, इसको पब्लिश करने के बाद दो चीज़ें बिल्कुल साफ़ हो गई, अपेरेंट हो गई। पहली तो ये कि देयर वर सेवरल कॉमन एलिमेंट्स इन द संस्कृत वर्जन ऑफ द स्टोरी, यानी कई सारी संस्कृत जो वर्जन स्टोरी थी उसमें कई सारे कॉमन एलिमेंट्स भी हमें देखने को मिलते हैं। जैसे कि हमें मैन्युस्क्रिप्ट जो मिली है पूरे सब कॉन्टिनेंट में, चाहे वो कश्मीर से लेकर नेपाल हो, यहाँ तक कि केरला के नॉर्थ में भी मिली है और तमिलनाडु के साउथ में भी मिली है। तो यानी कि कई सारे जो कॉमन एलिमेंट्स है वो अदर एरियाज़ में मिली है, यानी सर्कुलेशन की बात यहाँ पे कही जा रही है। और एक और चीज़ हमें दूसरी जो एविडेंस मिली है वो है रीजनल वेरिएशन। किस चीज़ में रीजनल वेरिएशन? इन द वेज इन विच द टेक्स्ट हैड बीन ट्रांसमिटिंग ओवर द सेंचुरीज़, यानी शताब्दियों के हिसाब से समय के साथ साथ वो किस तरीके से जो टेक्स्ट हैं वो बदलते जा रहे हैं, और जो वेरिएशन है ये फुट नोट्स, अपेंडिसेस में मेन टेक्स्ट के साथ हिस्टोरियंस ने लिखे भी हैं, इसको दर्शाए भी हैं। तो कुल मिला के बात करें तो हम कह सकते हैं 13,000 में आधे से ज़्यादा जो पेजेस थे पूरे, उसमें आधे से ज़्यादा ये वेरिएशंस हमें देखने को मिली हैं। तो पूरी तरीके से बात करें तो ये जो वेरिएशंस हैं ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस की वजह से हुआ है, जो भी सोसाइटी में बदलाव आए हैं, सोसाइटी में जो भी चेंज आया है, उनकी वजह से हमें ये चेंजेस जो है देखने को मिले हैं। कैसे चेंज आया? जाहिर सी बात है, लोगों ने बात करी थ्रू डायलॉग्स बिटवीन डोमिनेंट ट्रेडिशन एंड रेसिलिएंट लोकल आइडियाज़। जब आइडियाज़ को एक्सचेंज करते हैं, उस पर क्वेश्चन करते हैं, अगर कोई इसमें डोमिनेट करता है तो वहाँ पे जो चेंज है वो आना लाजमी है।
तो ये जो डायलॉग्स हैं वो करेक्टराइज़ किए जाते हैं कि वहाँ पे ऐसा कन्फ्लिक्ट हुआ होगा और एज़ वेल एज़ एक आम सहमति बनी होगी कोई ना कोई चेंज की। तो इसके ज़रिए से एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है, इसीलिए हमें 1000 साल की जो पूरी अवधि है उसमें इतने सारे वेरिएशन देखने को मिले हैं। अब देखिए साथियों, यहाँ पे जो हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है, जो हमारी समझ है इस प्रोसेसेस को लेकर, यानी जो भी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस या जो भी सोसाइटी में समय के साथ साथ चेंज आए हैं वो किस तरीके से हम समझ रहे हैं, किसकी बुनियाद पे समझ रहे हैं। कोई एविडेंस होगा, कोई हमें एग्जांपल होगा हमारे पास जो हम कह सकते हैं कि हाँ ये एग्जांपल हमें देखने को मिला, तो हम कह सकते हैं कि हाँ इसकी वजह से चेंज आया होगा या इसमें कोई कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होगा। तो देखिए प्राइमरीली जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है वो हिस्टोरियंस के अनुसार भी ये जो ब्राह्मण्स ने संस्कृत में जितने भी टेक्स्ट लिखे हैं, है ना, उनके द्वारा लिखे गए हैं, उनके लिए लिखे गए हैं, उन सबको एनालाइज करके ही हम ये समझ रहे हैं। क्योंकि देखिए जब भी सोशल हिस्ट्री के जो भी इश्यूज़ अगर एक्सप्लोर किए जाएंगे पहली मर्तबा हिस्टोरियंस के द्वारा, तो वो 19 और 20 सेंचुरीज़ में किए गए थे और इन सारे के सारे टेक्स्ट को हिस्टोरियंस फेस वैल्यू के तौर पे देखते थे। फेस वैल्यू मतलब कि हाँ ये सारे के सारे जो नॉर्म्स हैं, ये सारे के सारे जो प्रैक्टिसेस हैं, इन सबको असली में एक्चुअल में फॉलो किया जाता होगा। और इसी के साथ साथ हिस्टोरियंस ने, स्कॉलर्स ने बाकी ट्रेडिशंस को भी स्टडी करना शुरू किया, जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया पाली लैंग्वेज में, प्राकृतिक लैंग्वेज में, और इनके ट्रेडिशन को पढ़ना शुरू किया तमिल में। तो इसने इंडिकेट किया जो आइडियाज़ जो संस्कृत टेक्स्ट में हमें देखने को मिले हैं वो बताया गया है ऑथोरिटेटिव, यानी एक मनमाही जो तरीका है संस्कृत में जो भी नॉर्म्स रखे गए हैं वो ऑथोरिटेटिव है, यानी मनमाही तौर पर वहाँ लिखे गए हैं। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं इसमें थोड़े बहुत कन्फ्लिक्ट भी देखने को मिल रहा है और यहाँ तक कि यहाँ पे इस पर क्वेश्चन भी किए गए हैं और ओकेजनली, हमेशा नहीं, यहाँ पे कई बार रिजेक्ट भी हुआ है ये सारे नॉर्म्स संस्कृत में। और ये हमें बहुत ज़रूरी है ये माइंड में रखना कि किस तरीके से हिस्टोरियंस ने सारी की सारी हमारे सब कॉन्टिनेंट की सोशल हिस्ट्रीज़ को इस टाइम पीरियड के बीच में रिकन्स्ट्रक्ट किया है। अब यहाँ पे जो हमारा इसी के साथ जो अगला टॉपिक है वो है हमारा किनशिप को लेकर, मैरिज को लेकर, उनके रूल्स को लेकर और किस तरीके से यही मैरिज वगैरह, शादियों वगैरह के जो रूल्स होते थे उस ज़माने में वो चलते थे। तो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है जानने के लिए, तो आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे फैमिलीज़ के बारे में, यानी फैमिलीज़ में, यानी फैमिली किस तरीके की होती थी उस टाइम पे, स्ट्रक्चर क्या होता था फैमिली का, फैमिली और किनशिप यानी जो रिश्तेदार, ख़ानदान वगैरह इन सब का जो चलता था नॉर्म्स वो किस तरीके से चलता था। तो देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जितनी भी फैमिलीज़ हैं वो सारी की सारी फैमिली आइडेंटिकल नहीं है। यानी हम कह सकते हैं कि हिस्टोरियंस को हर एक फैमिली के बारे में नहीं पता, क्योंकि ज़्यादातर होता क्या है कि जो इलाइट ग्रुप होते हैं, जो राजा महाराजा होते हैं, उन्हीं के बारे में ज़्यादा पता चलता है ना, उनके बारे में ही ज़्यादा इंस्क्रिप्शन वगैरह में, मैन्युस्क्रिप्ट वगैरह में एविडेंसेस भी वहीं से मिलते हैं, ऑर्डिनरी लोगों के बहुत कम मिलते हैं, ठीक है। और जो ये भी बहुत मुश्किल है कि किस तरीके की जो एक्टिविटीज़ थे वो शेयर करते थे। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ देखने वाली थी, वो ये थी कि कभी कभार क्या होता था कि जो फैमिली होती थी उसमें नंबर ऑफ़ मेंबर्स वेरी करते थे, चेंज होते थे, उनके जो एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप थे वो थोड़े अलग थे, या काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ जो शेयर करते थे वो अलग थे। हालांकि कभी कभार जो लोग थे जो एक ही फैमिली से बिलोंग करते थे वो एक ही साथ अपना फूड शेयर करते थे, बाकी रिसोर्सेज भी एक ही साथ शेयर करते थे, एक साथ रहते थे, काम करते थे और सारे के सारे रीति रिवाज भी एक साथ परफॉर्म करते थे। तो फैमिलीज़ क्या होती हैं? तो फैमिली यूजुअली एक पार्ट होती हैं एक लार्जर नेटवर्क ऑफ पीपल, यानी लार्जर जो नेटवर्क होता है लोगों का उसका एक पार्ट होती हैं। सिंपली फैमिली यही होता है ना, जिसे हम कभी कभार रिलेटिव भी कह सकते हैं, या मैं अगर और ज़्यादा टेक्निकल टर्म यूज़ करना चाहूँ तो मैं कह सकता हूँ किनफॉक, ठीक है। वैसे तो जो फैमिली टाइज़ हैं उनको नेचुरल कहा जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है ज़्यादातर लोगों के द्वारा कि ये खून का रिश्ता होता है, यानी बेस्ड ऑन ब्लड। लेकिन यहाँ पे कई सारे एग्जांपल्स हमें ऐसे भी देखने को मिले हैं कि जो कज़न्स को ब्लड रिलेशन के तौर पे नहीं देखते, यानी वो किसी और एंगल से देखते हैं, वो नेचुरल या बेस्ड ऑन ब्लड जो प्रिंसिपल है इसकी बुनियाद पे कज़न्स को या किनफॉक को नहीं देखते। अगर हम बात करें यहाँ पे अर्ली सोसाइटीज़ के बारे में, तो हिस्टोरियंस जो हैं वो बहुत ईजिली इलाइट फैमिलीज़ के इंफॉर्मेशन उनकी जो फैमिली के बारे में निकाल लेते हैं। लेकिन जैसे मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया था कि ऑर्डिनरी लोगों का जो फैमिली रिलेशन है वो निकालना काफ़ी थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और हिस्टोरियंस ने यहाँ तक कि इन्वेस्टिगेट किया है, एनालाइज़ किया है कि लोगों का एक दूसरे के साथ एटीट्यूड क्या था फैमिली में ही, किनशिप में ही। और ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये आपको एक इंसाइट प्रोवाइड करता है कि लोगों की उस टाइम में थिंकिंग क्या रही होगी, है ना। और ऐसा बहुत हाई चांस है कि इसमें से जो थिंकिंग है या जो उनके आइडियाज़ हैं
उसी के हिसाब से उनके एक्शंस होते होंगे, वो एक्शंस उसी के हिसाब से करते होंगे और इन्हीं एक्शंस की वजह से उनके एटीट्यूड में चेंज आता था। तो कहीं ना कहीं अगर हम उनके आइडियाज़ और थिंकिंग को अगर एक्सेस कर लेते हैं, पहचान लेते हैं उनके उस सोसाइटीज़ में, तो हमें उनकी एटीट्यूड को लेकर भी जानकारी हो जाएगी। अब यहाँ पे जो हमारा इसी के साथ इसी में जो सब टॉपिक है वो है द आइडियल ऑफ पैट्रिलिनी या आइडिया ऑफ किनशिप एंड सक्सेशन। तो देखिए यहाँ पे आपने सुना होगा इस शब्द को पैट्रिलिनी। इसका मतलब होता है ट्रेसिंग डिसेंट फ्रॉम फादर टू सन, ग्रैंड सन एंड सो ऑन, यानी मेल तरीके से मेल डोमिनेंट जो है एक जो डिसेंडेंट चलता है उसके हिसाब से। इसी के साथ एक और इसका अपोजिट कह सकते हैं या इसी का साथी है मैट्रिलिनी। ये टर्म यूज़ की जाती है जब आपका जो डिसेंट है, जो डिसेंडेंट है वो ट्रेस किया जाता है थ्रू मदर, यानी मदर की बुनियाद पे आपका ख़ानदान देखा जाता है, और पैट्रिलिनी यानी फादर की तरफ से। तो यहाँ पे एक सवाल है आइडियल ऑफ पैट्रिलिनी पढ़ने से पहले, वो ये है कि क्या हम कोई ऐसा पॉइंट आइडेंटिफाई कर सकते हैं जहाँ पे किनशिप रिलेशन चेंज हुए हों, ये सवाल है। तो देखिए एक लेवल पे महाभारत एक स्टोरी है इसी के बारे में, क्योंकि एक तरफ तो जहाँ पे इसमें महाभारत में बताया गया है कि लैंड को लेकर, पावर को लेकर दो ग्रुप्स जो हैं कज़न्स में, उनमें ही कन्फ्लिक्ट होता है। पहला तो जिसमें कौरव है और दूसरा पांडवास। हालांकि ये दोनों ही एक सिंगल रूलिंग फैमिली से बिलोंग करते हैं। इसका क्या नाम है? इसका नाम है कुरुज। ठीक है, एक कुरुज एक लीनिएज है जो कि जनपद जो हमने चैप्टर 2 में पढ़ रखा है उसको डोमिनेट करता है। लेकिन इन दोनों में जो कन्फ्लिक्ट है कौरव और पांडवास में, अल्टीमेटली किसका नतीजा बनता है? युद्ध का, बैटल का, जिसमें पांडव को विजय मिलती है। आफ्टर दैट जो पैट्रिनियल सक्सेशन है वो प्रोक्लेम होना शुरू होता है, यानी फादर टू सन, फिर उसके सन, इस तरीके से गद्दी जो है राजा की चलती है। हालांकि जो पैट्रिनी है वो इससे पहले भी हमें देखने को मिली है, लेकिन महाभारत की सेंट्रल स्टोरी के बाद इस आइडिया को और ज़्यादा रीइंफोर्स किया है, उसको और ज़्यादा वैल्यूएबल बना दिया है। पैट्रिलिनी में जो सन है वो जितने भी रिसोर्सेज हैं, यहाँ तक कि गद्दी वगैरह इन केस ऑफ किंग्स क्लेम कर सकता है अपने फादर की, जब मतलब फादर की डेथ होने के बाद। ज़्यादातर जो रूलिंग डायनेस्टीज़ हैं 6th सेंचुरी के बाद से ही वो इस सिस्टम को फॉलो करते हुए दिखे हैं। हालांकि यहाँ पे हमें कई सारे इस वेरिएशन में चेंज मिला है। ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ जो है यही पैट्रिलिनिएज का सिस्टम चला है या पैट्रिलिनी सिस्टम हमें देखने को मिला है हर बार। कभी कभार क्या होता था, कई सिचुएशन ऐसी होती थी जहाँ पे फादर का कोई सन ही नहीं होता था। कई सिचुएशन में ब्रदर एक दूसरे को, यानी भाई भाई एक दूसरे को सक्सीड कर देते थे। कई केसेस में हमें ये भी देखने को मिला है जो रिश्तेदार या ख़ानदान के होते थे वो एक दूसरे की गद्दी को क्लेम करना शुरू कर देते थे। और बहुत ही एक्सेप्शनल, जो मैं कह सकता हूँ एक्सेप्शन सिचुएशन होती है, सरकमस्टांसेस होता है, जहाँ पे एक केस आया है प्रभावती गुप्ता का, जिन्होंने भी एक्सरसाइज करी है पावर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ पैट्रिलिनियस सिस्टम, यानी जब पैट्रिलिनियस सिस्टम चल रहा था तब इन्होंने, प्रभावती गुप्ता ने, बहुत ही एक्सेप्शनल केस जो हमें मिला है वहाँ पे इन्होंने पावर एक्सरसाइज करी है। तो देखिए जो ये पूरी तरीके से कंसर्न है पैट्रिलिनी का, ये यूनिक नहीं है रूलिंग फैमिलीज से। ये हमें कई जगह ऋग्वेद में भी देखने को मिला है, जहाँ पे ऋग्वेद एक मंत्र माना जाता है, एक रिचुअल टेक्स्ट माना जाता है। और ये पॉसिबल है कि जितना भी एटीट्यूड है ये शेयर किया गया हो वेल्दी मैन के द्वारा, क्योंकि जहाँ पे डेथ होने के बाद तो वेल्थ क्लेम करना और ये सब पैट्रिनियस सिस्टम वहीं से आना ही बनता है। और ये हो सकता है या हाई स्टेटस जो लोग होते होंगे इंक्लूडिंग ब्राह्मण्स, उन लोगों के द्वारा भी हो सकता है ये क्लेम किया गया हो, क्योंकि उनके पास वेल्थ रहती थी। तो जाहिर सी बात है ये पैट्रिनियस सिस्टम क्लेम करना वहीं से आया होगा। तो इस तरीके से ये पूरा हमारा डेटा है द आइडियल ऑफ पैट्रिलिनी के बारे में। अब इससे और ज़्यादा इंटरेस्टिंग इसी वे सब टॉपिक है, मैंने जो आपसे कहा था वो है रूल ऑफ मैरिज। बहुत मज़ेदार है। तो देखिए वैसे तो हम सबको पता है कि सन्स यानी बेटे जो है इंपॉर्टेंट माने जाते थे उस टाइम पे फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ द पैट्रिलिनिएज, और डॉटर्स को किस तरीके से देखा जाता था? डॉटर्स को इस फ्रेमवर्क में अलग तरीके से देखा जाता था, यानी उनके पास इस पैट्रिलिनियस सिस्टम में कोई भी उनके घर के रिसोर्सेज के ऊपर कोई भी क्लेम नहीं होता था। एट द सेम टाइम उन्हें एक ऐसी फैमिली में शादी कराना जो कि उनके किन से यानी रिश्तेदारों से, फैमिली से बाहर हो, यानी आउटसाइड द यूनिट हो, जो कि डिज़ायरेबल माना जाता था। इस सिस्टम को हम कहते थे एक्सोगेमी। ठीक है, तो ये यहाँ पे मैं अगर बात करूँ तो कुल मिला के हमारी 4 टाइप्स ऑफ मैरिज बताई गई हैं आपकी एनसीईआरटी बुक में। पहला है एंडोगेमी, यानी ये वो मैरिज सिस्टम होता है जहाँ पे यूनिट के अंदर ही, यानी फैमिली या किन ग्रुप या कास्ट के अंदर या ग्रुप के अंदर ही सेम लोकेलिटी में शादी करा दी जाती है। दूसरी जो फॉर्म है
या टाइप ऑफ मैरिज है सॉरी, वो है एक्सोगेमी, यानी यहाँ पे आउटसाइड द यूनिट, यानी आउटसाइड द कास्ट, आउटसाइड द किन ग्रुप, उसके बाहर शादी कराई जाती है, जो कि मैंने आपको बताया कि ये डिज़ायरेबल माना जाता है कुछ लोगों के द्वारा। फिर उसके बाद जो तीसरा है वो है पॉलीगिनी। ये प्रैक्टिस है एक मैन की जहाँ पे उसके पास सेवरल वाइफ्स होती हैं, और इसी का उल्टा है पॉलीएंड्री। ये एक प्रैक्टिस है एक वुमेन की जहाँ उसके पास सेवरल हस्बैंड्स होते हैं। तो हम बात कर रहे थे यहाँ पे एक्सोगेमी के बारे में, जो लिटरली इससे मतलब होता है मैरिंग आउटसाइड, यानी कि जो भी यंग गर्ल्स और वुमेन्स उन फैमिली से बिलोंग करती हैं जो काफ़ी हाई स्टेटस क्लेम करते हैं, तो वो बहुत केयरफुली ये रेगुलेट करते थे कि हमारी डॉटर को राइट टाइम पे राइट पर्सन के साथ शादी करा दी जाए। इससे क्या हुआ, इससे एक बिलीफ पैदा हुआ और इसका नाम रखा गया कन्यादान, जिसे हम इंग्लिश में कह सकते हैं द गिफ्ट ऑफ अ डॉटर इन मैरिज। ये एक इम्पॉर्टेंट धीरे धीरे रिलीजियस ड्यूटी बन चुकी थी फादर की कन्यादान को लेकर। अब देखिए यहाँ पे जैसे हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 2 में कि नए नए टाउन्स, नए नए शहर आना शुरू हुए, तो सोशल लाइफ कॉम्प्लेक्स बन गई। कैसे कॉम्प्लेक्स बन गई, क्योंकि गाँव वगैरह में देखिए लोग सेल्फ सफिशिएंट होते हैं, खाते हैं, है ना, अपना खाते हैं कमाते हैं वहीं पे, लेकिन टाउन में एक दूसरे को डिपेंड होते हैं, इंटरडिपेंडेंट होता है, तो वहाँ पे लोग अपने आइडियाज़ शेयर करते हैं। और टाउन की जो शुरुआत है वो जाहिर सी बात है मार्केट्स वगैरह से ही स्टार्ट हुई थी, जहाँ पे लोग दूर दूर से आते थे, अपने प्रोडक्ट्स बेचते थे, अपने आइडियाज़ शेयर करते थे वहाँ पे। तो हो सकता है इसकी वजह से जो पुराने बिलीफ हों उसके ऊपर क्वेश्चन उठाया गया हो, है ना, उन प्रैक्टिसेस के ऊपर क्वेश्चन उठाया गया हो। तो इन चैलेंज को जब उन क्लास ने, यानी जो हाई क्लास क्लेम करती थी, जाहिर सी बात है उसके ऊपर भी क्वेश्चन उठाया गया हो, जो अपने आप को हाई क्लास बताती थी। तो इस चैलेंज को फेस करने के लिए यहाँ पे एक एग्जांपल लिया गया है ब्राह्मण्स का, जिन्होंने इसके रिस्पांस में एक कोड ऑफ सोशल बिहेवियर काफ़ी ग्रेट डिटेल में जो है पब्लिश किया था, या मैं कह सकता हूँ इसको निकाला था। अब ये क्या था, ये जो है ब्राह्मण्स तो फॉलो करते ही करते इन पार्टिकुलर, और बाकी सोसाइटीज़ को भी फॉलो करने के लिए कहा गया था। तो 500 BCE से इन सारे के सारे नॉर्म्स को संस्कृत टेक्स्ट में कंपाइल किया गया था, संस्कृत टेक्स्ट में कंपाइल किया गया था, जिन्हें हम कहते हैं फेमसली धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र। ठीक है, आपने इसका नाम भी सुना होगा। और इसके कुछ इसी के अंदर धर्मसूत्र धर्मशास्त्र के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट वर्क हैं जिसको कहा गया है मनुस्मृति। ठीक है, मनुस्मृति जो कि बताया जाता है कि 200 BCE से लेकर 200 CE तक, ठीक है, 200 BCE से लेकर 200 CE के बीच में इसको जो है कंपाइल किया गया होगा। अब देखिए जो भी ब्राह्मण ऑथर्स हैं इन सारे के सारे टेक्स्ट के, उन्होंने अपने पॉइंट ऑफ व्यू क्लेम किए और बताया कि इसकी यूनिवर्सल वैलिडिटी है, यानी ऊपर वाले से इसकी वैलिडिटी है, यानी एकदम वैलिड है जो हमने बनाया है। एंड दैट व्हाट दे प्रेस्क्राइब हैड टू बी ओबेड बाय एवरीबडी, यानी हर एक शख्स को इसको फॉलो करना ही करना है। और यह बहुत हाई चांस है कि जो रियल सोशल रिलेशंस हैं वो उस टाइम पे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होंगे, क्योंकि इन्होंने इतना एम्फसाइज़ किया, उससे ही इसका जो एविडेंस है वो यहाँ पे मिल जाता है। इसी के साथ साथ जो रीजनल डाइवर्सिटी है सब कॉन्टिनेंट के अंदर, और जो डिफ़िकल्टीज़ है कम्युनिकेशन की, हो सकता है उसकी वजह से जो ब्राह्मण्स का इन्फ्लुएंस है वो इतना ज़्यादा ना पहुँच पाया हो। ये भी इंटरेस्टिंग है। देखिए जो धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र जो कि मैंने आपको बताया, इसमें 8 फॉर्म्स ऑफ मैरिज के बारे में जिक्र है इसमें, और इसमें से बताया गया है कि जो फर्स्ट 4, ध्यान से सुनिएगा, जो फर्स्ट 4 जो यहाँ पे हमारी जो टाइप फॉर्म्स ऑफ मैरिज हैं उनको गुड कहा गया है, और बाकी जो लास्ट 4 हैं, यानी टोटल 8 हैं, जिसमें शुरुआत के 4 को गुड कहा गया है और लास्ट 4 को कंडेम किया गया, यानी उसकी निंदा की गई है। अब ये क्यों किया गया होगा, आपके माइंड में आया होगा। तो हो सकता है कि जो भी प्रैक्टिसेस जो लास्ट 4 वाले फॉर्म्स ऑफ मैरिज को प्रैक्टिस करते हों वो ब्राह्मण्स के नॉर्म्स को ना मानते हों। दैट्स वाई ब्राह्मण्स ने धर्मसूत्र धर्मशास्त्र में इन लास्ट 4 को कंडेम किया, यानी उसकी निंदा की। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पे एक और चीज़ इसी सब टॉपिक में आ रही है, वो है गोत्र के बारे में, जहाँ पे कहीं ना कहीं आपने ज़रूर सुना होगा। तो देखिए सबसे पहले हम ये जानते हैं कि जो गोत्र है ये वुमेन का ही ज़्यादातर माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे हमें उनके नाम से ही यहाँ पे पता चल जाता है। देखिए एक ब्राह्मणिकल प्रैक्टिस है ये, जो कि 1000 BCE से हमें देखने को मिली है। इसमें क्या होता है, इसमें लोगों को क्लासिफाई किया जाता है इन टर्म्स ऑफ गोत्र। अब हर एक गोत्र जो है एक वैदिक सीर, यानी एक वेद होता है, मंत्र होता है, उसके बाद में ही उसके अनुसार ही रखी जाती है। और जो लोग सेम गोत्र से बिलोंग करते हैं उनको उनके ही सेम खानदान यानी डिसेंडेंट माना जाता है, यानी उस एक गोत्र में क्लासीफाई कर दिया है, खानदान को क्लासीफाई कर दिया डिसेंडेंट को। अब में जो इसका 2 रूल्स है वो ये है कि देखिए गोत्र जो है वो पार्टिकुलरली इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो वुमेन है
वो अपनी शादी होने के बाद अपने फादर का गोत्र छोड़कर जहाँ पे उनकी शादी हुई है यानी हस्बैंड का जो गोत्र होगा वो उसको अडॉप्ट कर लेगी मैरिज होने के बाद। और दूसरा जो रूल है वो ये है कि सेम गोत्र के लोग, दो लोग सेम गोत्र के एक साथ शादी नहीं कर सकते। तो ये दो रूल्स भी आपको याद रखना ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभार ये क्वेश्चंस में पूछ लिया जाता है। अब यहाँ पे आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि हिस्टोरियंस ने ये कैसे पहचाना कि इस गोत्र के सिस्टम को इम्प्लीमेंट किया जा रहा होगा या कॉमनली ये फॉलो किया भी गया होगा कि नहीं। तो देखिए एक ही तरीका है इसको पता करने का, वो ये है कि देखिए जब जाहिर सी बात है हर एक गोत्र का एक कुछ ना कुछ नाम लगा होगा, तो ये एक ही तरीका है जहाँ पे ये कॉमनली इसको फॉलो किया जाता होगा, क्योंकि उसके गोत्र के नेम से, है ना। अब ये सारे जो नेम हैं वो हमें ज़्यादातर पावरफुल रूलिंग लीनिएज के ही पता होंगे, ऑर्डिनरी लोगों के तो इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है उनके नाम के बारे में। तो उसी में यहाँ पे एक आपका पेज नंबर 59 पे एनसीईआरटी में सोर्स दे रखा है, जहाँ पे जितने भी सतवाहना किंग्स हैं उनके गोत्र के हिसाब से यहाँ पे पहचाना गया है कि हाँ इस सिस्टम को फॉलो किया गया होगा। अब सतवाहना जो डायनेस्टी है जिसने लगभग हमारा पूरा वेस्टर्न इंडिया का पार्ट्स और डेक्कन एरिया का पार्ट्स 2nd सेंचुरी BC से लेकर 2nd सेंचुरी CE तक यहाँ पे उसको रूल किया है। और इसमें से कई सारे जो इंस्क्रिप्शन है इसी को लेकर रिकवर किए गए हैं, जिसमें कि जो हिस्टोरियंस को अलाउ करते हैं कि उनकी फैमिली टाइज, यहाँ तक कि उनकी मैरिजेस के बारे में भी इंफॉर्मेशन हासिल कर सकें। तो मैं सोर्स 4 की बात कर रहा था, जहाँ पे सतवाहना जो किंग्स हैं उनके बारे में पता चला है। जैसे कि आप देखेंगे जब आप पढ़ेंगे पेज नंबर 59 अपनी एनसीईआरटी का, तो वहाँ पे आप देखेंगे कि जितने भी नेम्स हैं वो जितने भी सेवरल जनरेशन दे रखी हैं सतवाहना रूलर्स की, जो इंस्क्रिप्शन से निकाली गई हैं, उसमें आप देखेंगे कि यूनिफॉर्म टाइटल दिया गया है राजा करके। और आप ये भी चीज़ देखेंगे कि इसमें से कई सारे जो वर्ड हैं वो पुता टर्म से एंड हो रहे हैं, ख़त्म हो रहे हैं। पुता एक प्राकृतिक वर्ड है जिसका मतलब होता है सन, और फिर उसके बाद कई टर्म आ रही है इसमें गौतमी पुता, जिसका मतलब होता है सन ऑफ गौतमी। अब इस तरीके के नाम जैसे गौतमी, वासिती, ये सब फेमिनाइन फॉर्म्स ऑफ मतलब फेमिनाइन यानी जो वुमेन से रिलेटेड हैं उन सब से रिलेटेड नाम है। गौतमा, वशिष्ठा, इस तरीके से ना, जो वैदिक सिर के अनुसार जैसे मैंने आपको बताया था, जो कि एक तरीके से गोत्र ही माना गया है। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, राजा गौतमी पुता सीरी सता कानी, इस तरीके से आपको यहाँ पे कम से कम 7 नाम दे रखे हैं जो कि आप पढ़ सकते हैं पेज नंबर 59 पे भी। यहाँ पे फ्रेंड जाके आप देख सकते हैं कि सतवाहना रूलर्स की और उनकी वाइफ्स की यहाँ पे एक पिक्चर आपको दिख रही होगी। ये एक रियल स्क्रप्चर डिपिक्शन है एक रूलर का फ्रॉम दी वॉल ऑफ अ केव, जो कि डोनेट की गई थी बुद्धिस्ट मॉन्क्स को, ठीक है। तो ये स्क्रिप्चर आप जो आप देख रहे हैं ये 2nd सेंचुरी के आसपास की बताई गई है। अब यहाँ पे देखिए कई सारे सतवाहना जो रूलर्स थे वो पॉलीगिनियस थे, यानी कि पॉलीगिनियस क्योंकि मैंने आपको बताया उनके पास एक से ज़्यादा वाइफ्स होती थी। अब अगर हम देखेंगे ये हमें कैसे पता चला, तो देखिए हमने अब देखा कि ज़्यादातर जो इनकी वुमेंस हैं यानी ज़्यादातर सतवाहना रूलर्स की जो जितनी भी वाइफ्स हैं उन लोग का लगभग सिमिलर ही एक गोत्र बन रहा है, जैसे कि गौतमा, वशिष्ठा, जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है ना। ये इंडिकेट करता है कि उनमें से कई लोग का जो गोत्र है वो गौतमा वशिष्ठा ही है, तो जाहिर सी बात है वो, और उसी टाइम पीरियड से है, तो जाहिर सी बात है उनके पास एक से ज़्यादा वाइफ हैं। तो फादर्स का जो गोत्र है वो अपना जो है छोड़ देती हैं शादी होने के बाद, तो दे एविडेंटली रिटेन दीज नेम, है ना। वो बाद में इन रूलर्स की जो गोत्र है उसके हिसाब से अपना नाम जो है रिटेन कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू दी ब्राह्मणिकल रूल्स। ये भी हमें एक बहुत साफ देखने को मिला है कि इसमें से कई सारी जो वुमेन हैं जो कि सेम गोत्र से बिलोंग करती हैं, है ना, उन्होंने इसके अपोजिट भी यानी इसके अपोज किया, इसको क्वेश्चन भी किया। और ये ऑब्वियस है जिसमें कि जो एक्सोगमी का आइडल है, यानी यहाँ पे विद इन द यूनिट जो है, जहाँ पे एक अलाउ नहीं कर रखा ब्राह्मणिकल टेक्स्ट के अनुसार, है ना, जो रिकमेंड कर रखा है ब्राह्मणिकल टेक्स्ट में, उसके अपोजिट में यहाँ पे एंडोगेमी भी प्रैक्टिस की गई है, यानी विद इन द यूनिट, यानी विद इन द किनफॉक, विद इन द फैमिली, विद इन द कास्ट, विद इन द ग्रुप भी मैरिज हुई हैं। इनफैक्ट ये एक ऑल्टरनेटिव प्रैक्टिस को एग्जाम्प्लीफाई करती है जो कि मैंने आपको बताया एंडोगेमी, ठीक है ना। और ये ज़्यादातर सेवरल कम्युनिटीज़ में हमें देखने को मिली हैं, स्पेशली साउथ इंडिया के कुछ रीजन्स में। और इन मैरिजेस में किंग फॉन्ग जैसे कि कज़न्स वगैरह में ही क्लोज निट कम्युनिटी में ही शादी हो जाती है। और ये भी बहुत हाई चांस है कि वहाँ पे वेरिएशंस हों बाकी सब कॉन्टिनेंट के पार्ट्स में, क्योंकि अभी तो ये इतना पॉसिबल नहीं है कि हम एक स्पेसिफिक डिटेल इसमें रिकन्स्ट्रक्ट कर सकें। अब इसी कड़ी में एक और बहुत इम्पॉर्टेंट जो है यहाँ पे आपका एक और यहाँ पे पॉइंट निकल के आ रहा है, वो है कि क्या मदर्स को इम्पोर्टेंस दी जाती थी उस टाइम में। तो देखिए हमने जैसे कि देखा सतवाहना रूलर्स के बारे में
कि सतवाहना जो रूलर्स थे उन्हें मेट्रोनॉमिक्स यानी वो नाम जो कि सरनेम वगैरह जो कि वो अपने अकॉर्डिंग टू देयर मदर वो अपने नाम रखते थे, उसी को कहते हैं मेट्रोनिमिक्स। तो हम इस तरीके से उन्हें आइडेंटिफाई करते थे। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि ये सजेस्ट करते हैं कि जो मदर थी वो इम्पॉर्टेंट थी, लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना है कि मेट्रोनिमिक्स होने के बाद यानी वो अपने नाम को अपने मदर के हिसाब से, है ना, अपनी मदर का जो नाम होता था उसको अपने नाम से मिलाने के हिसाब से भी अगर देखें तो यहाँ पे उतना बड़ा फ़र्क नहीं है, क्योंकि जो मेन रूल है, जो मेन थ्रोन है यानी जो गद्दी है वो जनरली पैट्रिलिनियल ही थी, यानी फादर टू सन के हिसाब से ही हमें देखने को मिली है। अब यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं हम बात कर रहे हैं महाभारत की बात कर रहे हैं शुरू से ही, तो यहाँ पे ये एक अर्लीस्ट स्कल्पचर डिपिक्शन है एक महाभारत के सीन का, जहाँ पे एक टेराकोटा स्कल्पचर है जो कि हमें एक टेम्पल से मिली है यूपी के, जिसका नाम है अहिच छत्रा। 5th सेंचुरी के आसपास ये पिक्चर जो है बताई गई है, जिसमें कि यहाँ पे युद्ध हो रहा है उस समय का यहाँ पे सीन दिखाया गया है। तो फ्रेंड जो फाइनली अब हमारा टॉपिक है वो है कास्ट को लेकर, जिसका पूरा यहाँ पे आपको एनसीईआरटी में दे रखा है, सोशल डिफरेंसेस विद इन एंड बियॉन्ड द फ्रेमवर्क ऑफ कास्ट। तो देखिए कास्ट ये जो टर्म है इससे आप लोग पहले से ही फैमिलियर होंगे। इसमें एक बताया जाता है कि कास्ट रेफर्स टू अ सेट ऑफ हायरार्किकली, है ना, ऑर्डर सोशल कैटेगरीज, जो आपकी हायरार्की के हिसाब से जो सोशल कैटेगरीज लिखी गई हैं, बनाई गई हैं, उसके हिसाब से फॉलो करी गई हैं पुराने ज़माने में। तो आइडियल जो ऑर्डर है ये सब के सब धर्मसूत्र धर्मशास्त्र में लेट डाउन किए गए हैं। ब्राह्मण्स ने इसमें सबसे ऊपर का जो अपना ऑर्डर है वो क्लेम किया हुआ है, जिसमें उनको फर्स्ट पे रखा गया है डिवाइनली ऑर्डेन यानी ऊपर वाले के हिसाब से, और बाकी ग्रुप्स को जैसे कि शूद्रा को और अनटचेबल्स को वेरी बॉटम यानी बहुत नीचे रखा गया है सोशल ऑर्डर में। और इसी के बीच में जो इन्होंने ये भी बताया कि ये आपका जो पोजीशन है ये आपकी बाय बर्थ होती है, अकॉर्डिंग टू धर्मसूत्र एंड धर्मशास्त्र जो आपकी कास्ट है वो बाय बर्थ होती है। तो यहाँ पे इसी के अंदर में एक ऑक्यूपेशन को लेकर भी यहाँ पे टॉपिक बताया गया है कि जो धर्मसूत्र या धर्मशास्त्र है उसमें ये भी रूल्स दे रखे थे कि इन सारी की सारी जो लेवल रखी गई हैं 4 या 5 या जो भी कास्ट की लेवल रखी गई, इसमें उन लोगों के आइडियल ऑक्यूपेशन क्या होनी चाहिए, या इन 4 कैटेगरीज़ को हम हिंदी में वर्ण भी कहते हैं, 4 वर्ण। तो इन 4 वर्ण की यानी चारों कैटेगरीज़ की क्या क्या काम होने चाहिए। देखिए ब्राह्मण्स ने अपना तो ये काम रखा हुआ था, वर सपोज टू स्टडी एंड टीच द वेदास। वो वेदास को स्टडी करते थे, उनको पढ़ाते थे, सेक्रीफाइजेस परफॉर्म करते थे और इन सेक्रीफाइजेस को परफॉर्म करते थे, गिफ्ट वगैरह रिसीव करते थे, देते थे। और दूसरी जो कैटेगरी है वो है क्षेत्रीय। क्या है? क्षेत्रीय, जो कि वॉरफेयर यानी युद्ध वगैरह में भाग लेते थे, लोगों को बचाते थे, जो है इंसाफ दिलाते थे, प्रशासन का काम करते थे, वेद स्टडी करते थे और सेक्रीफाइस परफॉर्म करते थे और गिफ्ट बनाते थे। जो लास्ट 3 जितनी भी हमारे कैटेगरीज़ हैं इनको असाइन किया गया है, यानी जो तीसरा जो है वो है वैश्या, है ना, जो कि इंगेज होते थे एग्रीकल्चर में, चरवाहे जितने भी होते हैं, पेस्टोलिज्म, ट्रेड, इन सब में। जो फोर्थ कैटेगरी है वो है शूद्रा, जिनको इनका सिर्फ एक ही ऑक्यूपेशन था, वो ये था कि इनसे पहले जितने भी 3 ऑर्डर हैं या 3 वर्ण हैं उनको सर्व करना और जो है उनकी एक तरीके से सेवा करना। अब आप सोच रहे होंगे कि इसको इन्फोर्स कैसे किया गया होगा, इसको सोसाइटी में इम्प्लीमेंट कैसे किया, यानी ये जो पूरा 4 कैटेगरी बता रखी है, उसके ऑक्यूपेशन बता रखे हैं, इसको किस तरीके से इन्फोर्स किया गया होगा। तो देखिए यहाँ पे कई सारी स्ट्रेटजीज़ हैं जो उनके द्वारा अपनाई गई। पहली जो थी वो हमने देखा कि किस तरीके से वर्ण ऑर्डर को बताया गया कि ये एक डिवाइन ओरिजिन है, यानी भगवान का या ईश्वर का या ऊपर का जो भी आप कहें वहाँ से ये लिया गया है, उसके द्वारा ही बनाया गया है। दूसरी जो स्ट्रेटजी है वो है कि किंग्स को एडवाइस करना कि ये सारे के सारे जो नॉर्म्स हैं वो इनके किंगडम में, उनके जो जितना भी साम्राज्य है उसमें फॉलो किए जाएं। तो तीसरी जो स्ट्रेटजी है वो है कि उन्होंने अटेम्प्ट की होगी कि लोगों को परसुएड किया होगा, लोगों को मनाया होगा कि जो तुम्हारा स्टेटस है, जो उनका स्टेटस है वो बाय बर्थ ही डिटरमाइन हो जाता है। हाउएवर ये इतना ईजी नहीं होगा जितना ईजी मैंने बताया इसको इम्प्लीमेंट करवाना, इसको इन्फोर्स करवाना उस टाइम में, क्योंकि ये सारे के सारे जो प्रिस्क्रिप्शंस हैं वो बाद में महाभारत की सेंट्रल स्टोरी ने री इन्फोर्स किया। जैसे कि मैंने आपको बताया कई जगह इस सिस्टम को क्वेश्चन भी किया गया, इसको जो है इसका क्रिटिसाइज़ भी किया गया। तो महाभारत ने लेकिन हालांकि उस टाइम पीरियड के बाद इसकी सेंट्रल स्टोरी ने इसको पूरा जो स्टोरी है या जो सिस्टम है इसको री इन्फोर्स दोबारा किया। तो फ्रेंड्स यहाँ पे काफ़ी सरप्राइजिंगली देखें अगर तो यहाँ पे हमें
ऐसे भी किंग्स देखने को मिले जो कि नॉन क्षत्रिय थे। यानी यहाँ पे हमने देखा कि 4 कैटेगरीज थी, उनके ऑक्यूपेशन बता रखे थे, जिसमें क्षेत्रीय को किंग्स कहा गया था, यानी कि वो पूरा जो है अपना किंगडम वगैरह जो भी काम वगैरह एडमिनिस्ट्रेशन जस्टिस इन सबको संभालेंगे। लेकिन यहाँ पे कोई ऐसे भी हमें किंग्स देखने को मिले उसके बाद कि नॉन क्षत्रिय जो निकले। तो देखिए यहाँ पे अकॉर्डिंग टू शस्त्रास्त्र सिर्फ और सिर्फ जो किंग हैं वो क्षेत्रीय ही हो सकते हैं। हाउएवर हमें कई सारे ऐसे सेवरल इंपॉर्टेंट रूलिंग लीनियस देखने को मिले हैं, इनके अलग ओरिजिन भी हैं, यानी वो अलग क्षेत्रीय से अलग वर्ण से भी बिलोंग करते हैं या अलग कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे, हालांकि ये काफ़ी कॉन्ट्रोवर्शियल है, इसका मैं नाम लूँगा, वो है सोशल बैकग्राउंड मौर्यास का, जिन्होंने बहुत बड़ा लार्ज एम्पायर तक रूल किया है। ये बहुत हॉटली डिबेट किया जाता है। हालांकि बुद्धिस्ट टेक्स्ट ये कहते हैं कि ये जो मौर्यास थे ये क्षत्रियास थे, लेकिन वहीं दूसरी तरह जो ब्राह्मणिकल टेक्स्ट हैं वो इनको डिस्क्राइब करते हैं एज बीइंग ऑफ लो ओरिजिन। और देखिए जैसे शुंगास हो गए, कन्वास हो गए, जो कि इमीडिएट सक्सेसर थे मौर्यास के, ये सब ब्राह्मण्स बताए जाते हैं। इनफैक्ट पॉलिटिकल जो पावर थी वो इफेक्टिवली हर एक शख्स के साथ ओपन थी, यानी पॉलिटिकल पावर किसी के एक्सेस में भी आराम से, अगर वो उस टाइम पे जो भी वेज होते थे उनके अनुसार अगर वो एक्सेस करना चाहता वो कर सकता था, ठीक है, जो कि सपोर्ट हाजिर कर सकता हो या रिसोर्सेज ले सकता हो, है ना। और इस तरीके से देखा जाए तो हिस्टोरियंस ने कहा है कि कभी भी जो पॉलिटिकल पावर थी वो ऐसा नहीं था कि क्षेत्रीय तक ही कन्फाइन थी या वो बर्थ के ऊपर बहुत कम ही डिपेंड करती थी। तो इससे ये पता चलता है कि जो किंग्स वगैरह की जो पावर थी वो नॉन क्षत्रिय के पास भी बहुत मर्तबा आई है, इवन आफ्टर दी पब्लिशिंग ऑफ धर्मसूत्र एंड धर्मशास्त्र। बाकी रूलर जैसे आपके शकाज हो गए जो कि सेंट्रल एशिया से आते थे, जो कि जिनको 4 वर्ण में कहीं पे भी क्लासिफाई नहीं कर रखा, तो उन्हें क्या कहते थे, उन्हें ये लोग कहते थे मलिच, शकाज को मलिच कहते थे, या बारबेरियन या आउटसाइडर ब्राह्मण्स के द्वारा। हाउएवर जो हमें वन ऑफ द अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन मिलती है संस्कृत में, उन्होंने डिस्क्राइब किया है कि किस तरीके से रुद्रमन, जो कि सबसे बेस्ट नोन शाका रूलर माने जाते हैं 2nd सेंचुरी में, उन्होंने किस तरीके जो सुदर्शन लेक थी उसको रीबिल्ड किया था। इससे पता चलता है कि जो भी पावरफुल जितने भी मलिच, जिनको आउटसाइडर कहा जाता था, मलिच कहा जाता था, वो कितना जो संस्कृत ट्रेडिशन था या जितने भी सांस्कृतिक ट्रेडिशन थे उससे कितना वो लोग फैमिलियर थे। और साथ ही ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है कि जो बेस्ट नोन रूलर थे सतवाहना डायनेस्टी के, जिनका नाम था गौतमी पुता श्री सटाकनी, उन्होंने ये क्लेम किया था कि वो एक यूनिक ब्राह्मण है जो कि एक डिस्ट्रॉयर हैं क्षेत्रीय के प्राइड का, यानी उनके जो प्राइड था उनके अपने ऊपर क्षेत्रियों को, उनके डिस्ट्रॉयर हैं, उन्होंने यहाँ तक कि ये कहा था। और ही ऑल्सो क्लेम कि वो इस चीज़ को इंश्योर करेंगे कि वहाँ पे कोई भी उनके टाइम पे इंटर मैरिजेस ना हो अमंग दी 4 मेंबर, यानी जो भी 4 वर्ण थे उनके बीच में, यानी जो 4 कैटेगरीज के मेंबर्स थे उनके बीच में कोई भी इंटर मैरिज ना हो। एट द सेम टाइम वो खुद ही एक मैरिज अलायंस में गए थे विद द किन ऑफ रुद्रमन, है ना, मैंने आपको बताया रुद्रमन जो कि शाका रूलर थे। तो इस तरीके से हमें कई सारे एग्जांपल्स अलग अलग देखने को मिले हैं कि जो खुद ही एडवोकेट करते हैं इंटर मैरिजेस ना हो, उन्होंने खुद ही फिर बाद में मैरिज अलायंस करी है। तो एज यू कैन सी फ्रॉम दिस एग्जांपल कि जो इंटीग्रेशन है पूरी तरीके से कास्ट के फ्रेमवर्क में वो एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। सतवाहना ने क्लेम किया ब्राह्मण्स हैं, वेयर एज अकॉर्डिंग टू द ब्राह्मण्स किंग्स जो हैं सिर्फ क्षेत्रीय हैं, ठीक है ना। ये क्लेम करते हैं कि वो 4 फोल्ड जो भी 1 ऑर्डर है उसको अपहोल्ड करेंगे, लेकिन खुद ही एक मैरिज अलायंस में एंटर हो जाते हैं विद पीपल हु आर सपोज टू बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द सिस्टम, यानी जो सिस्टम से अलग हैं। अब जैसे कि हमने देखा कि ये एंडोगेमी प्रैक्टिस करते हैं ना कि एक्सोगेमस सिस्टम, जो कि ब्राह्मणिकल टेक्स्ट में रिकमेंड किया गया है। तो पूरी तरीके से देखा जाए तो एकदम यूनिफॉर्मिटी के साथ ये सारी के सारे सिस्टम्स, ये सारी के सारी कैटेगरीज इम्प्लीमेंट नहीं हुई हैं। हालांकि मेजॉरिटली हम कह सकते हैं इम्प्लीमेंट हुआ होगा, लेकिन अगर हम बारीकी से हिस्टोरियंस के अनुसार देखें, रूलर्स के अनुसार देखें, तो ये इम्प्लीमेंट इतने अच्छे से नहीं हो पाया है। अगला जो हमारा टॉपिक है वो भी इसी से जुड़ा हुआ है, वो है जाति को लेकर। इसका आपने हिंदी में अनुवाद सुना होगा, जाति इन्फॉर्मेशन फ्रॉम मैंडेसर इंस्क्रिप्शन, है ना। इसको आप सोशल मोबिलिटी के तौर पे भी इसका नाम दे सकते हैं। तो देखिए जो भी कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं, एक और टर्म है जो कि इस्तेमाल किया गया है सोशल कैटेगरीज के लिए, वो है जाति। ब्राह्मणिकल थ्योरी में जाति जैसे कि वर्ण, है ना, वो भी बेस होता है बर्थ के ऊपर। हालांकि इसमें से जो हमारी नंबर ऑफ वर्ण हैं वो फिक्स हैं, सिर्फ 4, लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ जातिज़ के ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इनफैक्ट
जब भी ब्राह्मणिकल अथॉरिटीज़ को कोई न्यू ग्रुप्स दिखते थे, फॉर एग्जांपल कोई अगर दिखता था कोई जंगली लोग जो फॉरेस्ट में रहते थे, उन्हें निषादास कह देते थे, यानी उनको क्लासीफाई कर देते थे निषाद के तौर पर, है ना। या तो कोई उनका नाम दे देते थे कोई ऑक्यूपेशनल कैटेगरीज़ के अनुसार, जैसे कि कोई हो गया आपका सुवर्णकारा, है ना। इस तरीके से जो कि उनके 4-4-1 सिस्टम में फिट नहीं बैठते थे, उनको जाति की तरह से क्लासीफाई कर दिया जाता था। जाति जो कि एक कॉमन ऑक्यूपेशन, कॉमन प्रोफेशन शेयर करते थे, जो कि कई बार वो ग्रुप में काम करते थे, इसलिए उसको जाति पे क्लासीफाई कर दिया जाता था। हम इन तरीके की कई डॉक्यूमेंट से आए हैं जहाँ पे जाति के बारे में डिस्कस कर रखा है, ठीक है ना। लेकिन कई सारी एक्सेप्शन भी हमें देखने को मिली हैं, ठीक है, वो आगे हम जानेंगे। तो इसमें से कई सारी इंटरेस्टिंग एक स्टोन इंस्क्रिप्शन है जो कि हमें 5th सेंचुरी सी में देखने को मिली है, जो कि मैंने आपको बताया मिली है मंदसौर मध्य प्रदेश में। जो मंदसौर इंस्क्रिप्शन लिखी है वो इसी के बारे में है, मंदसौर मध्य प्रदेश में जो स्थित है वहीं से हमें ये इंस्क्रिप्शन देखने को मिली है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसने क्या किया, इसने एक बताया है, एक डिटेल इसमें है हमारी इस इंस्क्रिप्शन में। इसने बताया है कि किस तरीके जो सिल्क वीवर थे, जो कढ़ाई बुनाई का काम करते थे सिल्क का, वो ओरिजिनली तो लाटा में रहते थे, गुजरात में, जहाँ से वो आए मध्य प्रदेश, ठीक है ना। मंदसौर उन्होंने माइग्रेट किया, जो कि मंदसौर जिसे पहले दशापुर के नाम से जाना जाता था। और उन्होंने ये भी कहा कि एक डिफ़िकल्ट जर्नी के बाद अपने बच्चों के साथ, अपने घर वालों के साथ उन्होंने जब इसके उस मंदसौर यानी उस दाशापुर के लोकल किंग के बारे में जाना, तो वहाँ पे उन्होंने सेटल होना चाहा उस किंगडम में। अब जो ये इंस्क्रिप्शन है एक फैसिनेटिंग ग्लिम्स प्रोवाइड करता है एक कॉम्प्लेक्स सोशल प्रोसेस का। वो इंसाइट देता है कि किस तरीके से जो नेचर है गिल्ड का या श्रेणी का, और ऑल्दो जो मेंबरशिप है वो पूरी तरीके से शेयर्ड क्राफ्ट स्पेशलाइजेशन के ऊपर थी। कई लोगों ने बाकी ऑक्यूपेशन भी अडॉप्ट किया, जो कि मैंने आपको बताया यहाँ पे एक्सेप्शन रहता ही हमेशा है। तो यहाँ पे हमें एक और एक्सेप्शन देखने को मिला कि कई लोग उस ऑक्यूपेशन को नहीं करते थे जो ऑक्यूपेशन उनको असाइन किया गया हो अकॉर्डिंग टू द हाई क्लास। तो ये भी इंस्टिगेट करता है कि जो एक से ज़्यादा कॉमन प्रोफेशन शेयर करते हैं वो कलेक्टिवली डिसाइड करते थे कि उन्हें अपनी वेल्थ कहाँ जो है इन्वेस्ट करनी चाहिए और कितना उन्हें अपना क्राफ्ट से अर्न करना चाहिए, ताकि वो एक स्प्लेंडेड टेम्पल बना सकें इन ऑनर ऑफ द सन गॉड। तो कुल मिला के बात करें यहाँ पे कि जो जाति है वो एक कॉमन ऑक्यूपेशन के तौर पे क्लासिफाई करी गई थी। इसमें यहाँ पे हमें ये सारी की सारी चीज़ें, जैसे कि हमारा हो गया कि किस तरीके से इन्वेस्ट करनी चाहिए, किस तरीके से श्रेणी होनी चाहिए, और कई सारी एक्सपेक्शन भी हमें देखने को मिली थी। तो जाति को लेकर आपको सवाल आ सकता है, और स्पेशली मंदसौर इंस्क्रिप्शन से जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, वहाँ से भी आपको सवाल आ सकता है एग्जामिनेशन में। तो फ्रेंड यहाँ तो हमने जाति के बारे में बात कर ली, जो 4 वर्ण थे यानी 4 कैटेगरीज थी उनके बारे में बात कर ली। तो चलिए अब इससे बाहर निकलते हैं, यानी ये जो 4वां वर्ण है इससे थोड़ा आगे चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए पूरी सबकॉन्शियस में डाइवर्सिटी थी, कई सारे लोग थे, पॉपुलेशन जो थी, सोशल प्रैक्टिसेस जो थी, कुछ हद तक मेजोरिटीली जो है ब्राह्मणिकल आइडियाज़ से ही इन्फ्लुएंस थी, लेकिन कई सारे जो लोग थे जो इस चीज़ को फॉलो नहीं करते थे, इस सिस्टम को। और संस्कृत टेक्स्ट में इन लोगों को ऑड कहा गया, अनसिविलाइज कहा गया, एनिमल लाइक कहा गया। कोई एग्जांपल में जो फॉरेस्ट डवेलर्स थे जिनको हंटिंग और गैदरिंग से मतलब रहता था, इस सारी चीज़ों से मतलब नहीं होता था, वो जो कि हंटिंग गैदरिंग ही उनका एक इम्पॉर्टेंट मीन्स था, लाइवलीहुड था, ठीक है ना, उनको ये कहा गया। कैटेगरीज जिससे कि निषाद, जिसमें एकलव्य, एक काफ़ी फेमस स्टोरी है एकलव्य और उसका जो गुरु ब्राह्मण है उसके बीच में, जहाँ पे एकलव्य जो है निषाद के तौर पे वो निषाद के ग्रुप से बिलोंग करते हैं। एक एग्जांपल, परफेक्ट एग्जांपल है आपका समझने के लिए। और बाकी हमें इस तरीके से सस्पिशन से देखा जाता है नोमैडिक पेस्टोलिस्ट को, जो कि ईजिली अकोमोडेट नहीं होते इस फ्रेमवर्क में, सेटल एग्रीकल्चर में, तभी इसलिए वो इस सिस्टम को फॉलो भी नहीं करते, है ना। तो इस तरीके से हमें कई सारे देखने को मिले हैं। अब एक तरीके से वहाँ पे हम कह सकते हैं कि वहाँ पे आइडियाज़ को शेयर करना और बिलीव को शेयर करना लोगों के बीच में था। मलिच्छ हमें देखने को मिला जो कि बाहर के थे, सेंट्रल एशिया से आए थे, जो कि इस फ्रेमवर्क में नहीं आते थे। अब हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो नेचर है रिलेशन का, वो हमें कई स्टोरीज़ में महाभारत की भी देखने को मिला है। तो ये आपको ज़रूर देखना है कि बियॉन्ड द 4 वर्ड्स, है ना, हमें ऐसे भी कई सारे सोशल ग्रुप्स देखने को मिले हैं जिनको ब्राह्मण्स ने ऑड कहा है, अनसिविलाइज कहा है, और इन्होंने ये सिस्टम भी फॉलो नहीं किया है। तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें यहाँ पे 4th कैटेगरीज़ के बाद वाली जो है अनटचेबल्स की, तो उनकी कुछ ड्यूटीज़ थी जो प्रेस्क्राइब कर रखी थी मनुस्मृति में और शास्त्रार्थ में। तो ब्राह्मण्स ने इन सोशल कैटेगरीज़ को अनटचेबल कहा था, जो कि प्राइमरीली कनेक्टेड है विद द परफॉर्मेंस ऑफ रिचुअल्स, जो कि
वो कहते हैं ये प्योर है, उन्हें कंसिडर मतलब प्योर कंसिडर करते हैं, जो जिससे वो खुद कनेक्टेड हैं और बाकी इम्प्योर है, यानी अनटचेबल्स इम्प्योर हैं। सो इसीलिए वो अपने आप को प्योर समझते थे, इसलिए वो वहाँ से अनटचेबल से कभी फूड वगैरह लेना या कोई उनके साथ उनको देखना भी, यहाँ तक कि और कई सारी एक्टिविटीज़ जो थी जो पॉल्यूटिंग थी उनसे वो अनटचेबल्स को जोड़ देते थे और अपने क्लासेस को यानी अपना ब्राह्मण्स को जो है वो एक तरीके से प्योर मानते थे। तो ये देखिए सारी चीज़ें हिस्टोरिकल हैं, इसमें ऐसी कोई भी बात नहीं है कि एक फेवर में है या एक क्रिटिसिज्म है या कोई फेवर है। ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ से मैं आपको सारी चीज़ें जो आपकी हिस्टोरिकल टेक्स्ट बुक में लिखी हुई हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे हमें देखने को मिला है कि अनटचेबल्स कई सारे काम करते हुए मिले हैं, जैसे कॉप्स वगैरह, जो डेड एनिमल्स वगैरह जो उनको दफनाना होता था या जो भी रिचुअल्स परफॉर्म करते हैं, जलाना वगैरह, वो सब होता था। और इस तरीके से जो ये सब टास्क फॉर्म करते थे उन्हें कहा जाता था चंडल। क्या कहा जाता था, ये आपको नाम ज़रूर याद रखने हैं। चंडल हो गए, निषाद हो गए, मलिच हो गए, ये सब आपको नाम ज़रूर याद रखने हैं, एग्ज़ाम में MCQ में पूछे जा सकते हैं। और इन्हें बिल्कुल सोशल हायरार्की के एकदम बॉटम में रखा जाता था, यहाँ तक कि इनको छूना, इनको देखना भी एक पॉल्यूटिंग माना जाता था ब्राह्मण्स के अनुसार। मनुस्मृति ने इन सारे के सारे चंडल्स को लेकर इनकी सारी ड्यूटीज़, नॉर्म्स वगैरह अच्छे से दे रखे थे। और इनको ये भी कहा जाता था कि आपको विलेज के बाहर रहना है ना। जो भी आप यूटेंसिल्स जितने भी उन सारे बर्तन को इस्तेमाल करेंगे जो हम लोग रिजेक्ट कर देंगे, जो डिस्कार्ड कर देंगे। आप लोग जो है जो क्लॉथ पहनेंगे वो डेड के पहनेंगे, यानी जो जितने भी जो मर जाते हैं उनके क्लॉथ्स वगैरह। और जो ऑर्नामेंट्स हैं, जैसे कि ऑर्नामेंट्स आपने सुना होगा गोल्ड्स के होते हैं, क्रूशियल मटेरियल के होते हैं, मेटल के होते हैं, लेकिन यहाँ पे इनको कहा जाता था कि आपको आयरन के ऑर्नामेंट्स पहनने हैं, जेवर जेवरात आयरन के पहनने हैं। ठीक है, यहाँ तक कि वो एक वॉक भी नहीं ले सकते इन या आउट विलेजेस के, सिटीज़ के नाइट में, है ना। और उनको जो है उन सारे की सारी डेड बॉडीज़ को डिस्पोज करना होता था, है ना। हु हैड नो रिलेटिव्स एंड सर्व एज एग्जीक्यूशनर, यानी उनको एक तरीके से कोई इनका रिलेटिव नहीं था और उनको एक एग्जीक्यूशनर के तौर पे काम करना होता था। अब यहाँ पे कई सारी ऑब्जर्वेशन हैं जो ली गई हैं फे जियान और जुआनज़ैंग। फे जियान और जुआनज़ैंग, इन दोनों के द्वारा ऑब्जर्वेशन है वो हमें पढ़ना ज़रूरी है। तो ये इंडिपेंडेंट हो सकती है क्योंकि एक ट्रैवल जर्नल भी हम कह सकते हैं या उनका एक अकाउंट होगा फे जियान, और क्योंकि दोनों फॉरेनर हैं तो चलिए इन दोनों के बारे में जानते हैं। तो जो फे जियान हैं जो कि इंडिया में आए थे 5th सेंचुरी CE में, जिन्होंने कहा कि देखिए जो अनटचेबल साउंडेड हैं, क्लैपर्स हैं, जब वो स्ट्रीट में इंटर करते थे ताकि उन्हें जो है लोग ना देख सकें। तो जब भी वो अनटचेबल्स यानी उस स्ट्रीट में आते थे तो वो साउंड बनाते थे, यानी कोई साउंड जैसे क्लैपिंग कर दी या कोई इशारा कर दिया इनडायरेक्टली, ताकि लोग उन्हें ना देखें और पॉल्यूट ना हो। इस तरीके के हमें देखने को मिला है। फिर उसके बाद जो हमारे दूसरे फॉरेनर हैं वो हैं जुआनज़ैंग, जो कि 7th सेंचुरी CE में आए थे। उन्होंने ऑब्ज़र्व किया कि जो एग्जीक्यूशनर हैं, सीवेजर्स हैं, उनको फोर्स किया जाता था कि वो आउटसाइड द सिटी रहें, अंदर ना आएँ। और देयर वर यहाँ पे कई सारे एग्जाम्पल हैं चंडल के, जो कि इस तरीके की लाइफ को, इस तरीके की डिग्रेडेशन वाली लाइफ को जो प्रिस्क्राइब कर रखी है शास्त्रास में, उसको एक्सेप्ट भी नहीं करते थे, उसको नहीं मानते थे। तो यहाँ पे हमने 3 चीज़ देखने को मिली फे जियान और जो जुआनज़ैंग ने हमें बताई है। पहली चीज़ तो ये बताई कि अनटचेबल साउंड बनाते थे जब भी वो आते थे ताकि उनको ना देखा जाए क्योंकि वो पॉल्यूटिंग माना जाता था। दूसरी चीज़ बताई जुआनज़ैंग ने, जो कि 7th सेंचुरी में आए थे, उन्होंने ये ऑब्ज़र्व किया जो एग्जीक्यूशनर थे और जो स्कैवेंजर्स थे उनको बाहर रहने के लिए फ़ोर्स किया जाता था, आउटसाइड द सिटी, आउटसाइड द विलेज। और तीसरी जो चीज़ थी वो ये थी कि चंडल्स थे, उन्होंने कई हमें चंडल्स ऐसे भी देखने को मिले हैं जिन्होंने इस डिग्रेडेशन वाली लाइफ को जो प्रिस्क्राइब कर रखा है शास्त्रार्थ में उसको नहीं फॉलो किया। तो फ्रेंड्स इसी के साथ यहाँ पे इस वीडियो को समाप्त करते हैं, काफ़ी लंबी हो गई है। मिलते हैं आपसे पार्ट 2 में, ठीक है फ्रेंड्स। तो पार्ट 2 पाने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलें, क्योंकि पार्ट 2 इसके बाद कुछ ही दिनों में आपको मिल जाएगा। क्योंकि अब पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे इसके बाद बियॉन्ड द बर्थ रिसोर्सेज, यानी किस तरीके से अगर बर्थ के अलावा भी देखें तो कौन कौन सी जो क्लास वो उभर के आई, जैसे ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, ऑन द बेसिस ऑफ वर्ण, जो हमें 4 कैटेगरीज जिसके बारे में बात की। तो इन दोनों को लेकर हम बात करेंगे कि इस तरीके से प्रॉपर्टी
इसके अनुसार ग्रांट की गई होगी, जेंडर के अनुसार ग्रांट की गई होगी या वर्ण के अनुसार ग्रांट की गई होगी। और फिर हम उसके बाद ये भी पढ़ेंगे कि जेंडर एक्सेस प्रॉपर्टी कैसी होती होगी या वर्ण और उसकी एक्सेस ऑफ प्रॉपर्टी कैसी होती होगी। और इसी के साथ हम ये भी पढ़ेंगे कि एक तरीके से इन दोनों सिस्टम के अलावा भी एक ऑल्टरनेटिव सोशल सिनेरियो उभर के आता है। मैंने कहा एक्सेप्शन हर जगह मिलती है, हिस्टोरियंस ने ये निकाला है ढूंढ के, इन्वेस्टिगेट करके कि कहाँ कहाँ में एक्सेप्शन देखने को मिली है। ठीक है फ्रेंड्स, और इसी के साथ इसके बाद हम इसमें ये भी पढ़ेंगे कि किस तरीके से जो सोशल डिफरेंसेस थे, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थे, वो हमें देखने को मिले हैं। और हिस्टोरियंस ने किस तरीके से महाभारत से ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन डीप में निकाली, इसको हम डीप में पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है, क्योंकि इस चैप्टर में हम कई सारे जो अनटोल्ड फैक्ट्स आपको नहीं बताए गए अभी तक, शुरुआत से लेकर यहाँ तक कि 10th क्लास तक भी आपने इतना डीप में नहीं पढ़ा होगा कास्ट के बारे में, क्लास के बारे में, जितना डीप आप इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं पूरी तरीके से। तो फ्रेंड्स, कैसे लगी आपको वीडियो, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसका जो है अपना फीडबैक ज़रूर दें। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, और ऐसे ही हमारे चैनल में बने रहें। आने वाले समय में हम आपको ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से रिलेटेड वीडियोज़, इसी चैप्टर्स की और चैप्टर के लेक्चर्स और स्टडी मटेरियल्स हम आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। इससे अगर आपको पुराने स्टडी मटेरियल्स हमारे एक्सेस करने हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाके सारे के सारे जो स्टडी मटेरियल वो एक्सेस कर सकते हैं। तो पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे पार्ट सेकंड में, और आप पार्ट सेकंड देखना मत भूलिएगा, ठीक है। इसलिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।